पॉटर और आग का प्याला। चैप्टर 10। मंत्रालय में हंगामा। वो लोग सिर्फ कुछ घंटे ही सो पाए थे कि मिस्टर वीजली ने उन्हें जगा दिया। मिस्टर वीजली ने जादू से तंबू पैक किया और सभी कैंप साइट से फटाफट रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने मिस्टर रॉबर्ट्स को उनकी झोपड़ी के पास खड़े देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब स्तब्ध सा भाव था। उन्होंने मिस्टर वीजली से मेरी क्रिसमस कहकर हाथ हिलाया। हालांकि अभी क्रिसमस नहीं आया था, अभी तो अगस्त चल रहा था। वो ठीक हो जाएंगे, मिस्टर वीजली ने बंजर भूमि पर आगे बढ़ते हुए धीरे से कहा। जब किसी की याददाश्त मिटाई जाती है तो कभी कभार उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है कुछ समय के लिए। और उनके दिमाग से तो बहुत बड़ी घटना की याद बिताई गई है, तुम्हें तो याद है। जब वो उस जगह के पास पहुंचे जहां पर सारे गुप्त मार्ग रखे थे, तो उन्हें व्यग्र आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि बहुत से जादूगर और जादूगरनियां आवागमन कुंजियों के रखवाले बासिल को घेरे खड़े थे। सभी लोग जल्दी से जल्दी कैंप साइट से दूर जाना चाहते थे। मिस्टर वीजली ने जल्दी से बासिल से बात की। लाइन में लगे और सूरज के पूरी तरह उगने से पहले ही स्टोर्स हेड हिल तक जाने वाला रबड़ का एक पुराना टायर मिल गया। भोर के उजाले में वो लोग ओटरी सेंट कैचपोल से होते हुए घर की तरफ चलने लगे। ज़्यादा बातें नहीं हुई क्योंकि सब लोग बहुत थके हुए थे और नाश्ते के बारे में हसरत से सोच रहे थे। जब वो गली के मोड़ पर मुड़े और घर नजर आने लगा, तो गली में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ गूंजी। "ओह, हे भगवान, शुक्र है, ओ शुक्र है।" मिसेस वीजली जो आंगन में खड़ी खड़ी उनका इंतजार कर रही थी, भागती हुई उनके पास आई। उन्होंने अभी तक बेडरूम वाली स्लीपर्स पहन रखी थी। उनका चेहरा पीला और तनाव में दिख रहा था और उनके एक हाथ में दैनिक जादूगर था। आर्थर, आर्थर, तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। वो मिस्टर वीजली की गर्दन पर झूम गई और दैनिक जादूगर उनके ढीले हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। नीचे देखने पर हैरी ने हेडलाइन पढ़ी। क्विडिच वर्ल्ड कप में दहशत का खेल। इसमें पेड़ों के ऊपर मंडराते मौत के निशान की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी थी। तुम सब ठीक हो? मिसेस वीजली ने बुदबुदाते हुए मिस्टर वीजली को छोड़ा और बाकी सबको लाल आंखों से देखा। तुम जिंदा हो मेरे बच्चों। सबको ये देखकर हैरानी हुई कि उन्होंने फ्रेड और जॉर्ज को पकड़कर इतना जोर से गले लगाया कि उनके सिर टकराने लगे। आउच! मम्मी, आप हमारा गला दबा रही है। जब तुम लोग जा रहे थे तो मैं तुम पर चिल्लाई थी, मिसेस वीजली ने सुबकते हुए कहा। मैं बस इसी बारे में सोच रही थी, अगर तुम चाहते हो कौन तुम्हारी जान ले लेता, और मैंने तुमसे आखिरी बात ये कही होती कि तुम्हें तुम्हें पर्याप्त ओडब्ल्यूएल नहीं मिले। ओह फ्रेड, जॉर्ज। शांत हो जाओ मॉली, हम सब बिल्कुल ठीक है, मिस्टर वीजली ने तसल्ली देते हुए कहा। फिर उन्होंने जुड़वा भाइयों को मिसेस वीजली की गिरफ्त से छुड़ाया और मिसेस वीजली को घर की तरफ ले जाने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, बिल, अखबार ले लो, मैं देखना चाहता हूँ उसमें क्या लिखा है। जब वो छोटे से किचन में बैठ गए और हरमाइनी ने मिसेस वीजली को एक कड़क चाय बना के दी, तो मिस्टर वीजली ने जोर देकर कहा कि चाय में थोड़ी सी ऑकडेंस ओल्ड फायर विस्की मिलाई जाए। बिल ने अपने डैडी को अखबार दे दिया। मिस्टर वीजली पहले पन्ने पर छपी खबर पढ़ने लगे। पर्सी भी उनके पीछे ही था और खबर पढ़ रहा था। मैं जानता था, मिस्टर वीजली ने भारी आवाज में कहा। मंत्रालय की भूल, अपराधी फरार, सुरक्षा के शिथिल इंतजाम, शैतानी जादूगरों का उपद्रव, देश के लिए शर्मनाक घटना। किसे लिखा है? जाहिर है, रीटा स्कीटर। ये औरत तो जादू मंत्रालय के पीछे हाथ धोकर पड़ी है डैडी, पर्सी गुस्से में बोला। पिछले हफ्ते कह रही थी कि हम कढ़ाइयों के तली की मोटाई के बारे में बहस करके समय बर्बाद करें, जबकि हमें खून पीने वाले पिशाचों का सफाया करना चाहिए। गैर जादूगर आंशिक मानवीयों के प्रति व्यवहार के प्रति मार्गदर्शक सिद्धांत के 12वें पैराग्राफ में साफ साफ लिखा। पर्सी प्लीज, हम पर तरस खाओ, बिल ने जम्हाई लेते हुए कहा। और अपना मुंह बंद रखो यार, इसमें तो मेरा भी जिक्र है, मिस्टर वीजले ने कहा और चश्मे के पीछे उनकी आंख फैल गई। जब वो दैनिक जादूगर के लेक के निचले हिस्से तक पहुंचे। कहाँ? मिसेस वीजली फायर विस्की मिली चाय पीते पीते बोली। अगर मैंने नाम देखा होता तो मैं जान जाती कि तुम जिंदा हो। मेरा नाम नहीं है, मिस्टर वीजले ने कहा। सुनो, दहशत से भरे जादूगर और जादूगरनियां जंगल के किनारे पर सांस रोककर खड़े थे और जादू मंत्रालय के आश्वस्त करने वाले बयान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मंत्रालय का एक अधिकारी मौत के निशान प्रकट होने के कुछ समय बाद जंगल से बाहर आया। उसने दावा किया कि कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन उसने इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी। इस तरह की अफवाहें जोरों पर है कि 1 घंटे बाद जंगल से कई लाशें हटाई गई है। हमें देखना है कि उस अधिकारी का दावा अफवाहों को मिटाने में कितना कामयाब होता है। ओह, मिस्टर वीजली ने पर्सी को अखबार देते हुए तनाव से कहा। जब कोई घायल नहीं हुआ था तो मैं और क्या कहता। इस तरह की अफवाहें जोरों पर है कि 1 घंटे बाद जंगल से कई लाशें हटाई गई। अखबार में छपने के बाद तो लोग इस तरह की अफवाहों पर जोर ही देंगे ना। उन्होंने गहरी आह भरकर कहा। मौली, मुझे ऑफिस जाना होगा, इस मामले को संभालना होगा। मैं भी चलता हूँ डैडी, पर्सी ने महत्वपूर्ण दिखते हुए कहा। मिस्टर क्राउच को मदद चाहिए होगी और मैं कढ़ाइयों की तली वाली अपनी रिपोर्ट उन्हें खुद देना चाहता हूँ। वो किचन में चला गया।
मिसेस वीज़ली विचलित दिखने लगी। आर्थर, तुम छुट्टी पर हो, इस घटना का तुम्हारे विभाग से लेना-देना भी नहीं है। वो लोग तुम्हारी मदद के बिना सँभाल लेंगे। नहीं मॉली, मुझे जाना ही होगा, मिस्टर वीज़ली बोले। मेरी वजह से स्थिति बिगड़ी है। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ और ऑफ़िस की तैयारी करता हूँ। मिसेस वीज़ली? हैरी अचानक पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या हेडविग मेरी कोई चिट्ठी लेकर आई है? हेडविग? मिसेस वीज़ली ने बेध्यानी से कहा। नहीं, नहीं, कोई चिट्ठी नहीं आई। रॉन और हरमाइनी ने हैरी को जिज्ञासा से देखा। उन दोनों को अर्थपूर्ण निगाह से देखते हुए हैरी बोला, रॉन, मैं अगर अपना सामान तुम्हारे कमरे में रख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे भी मेरा सामान रखना है, रॉन ने तत्काल कहा। हरमाइनी? हाँ, हाँ, हरमाइनी ने जल्दी से कहा और तीनों किचन से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने रॉन के कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया, रॉन ने पूछा, क्या बात है हैरी? मैंने तुम लोगों को एक बात नहीं बताई, हैरी ने कहा। बीते रविवार की सुबह मेरे माथे के निशान में इतना तेज दर्द हुआ था कि मेरी नींद खुल गई थी। रॉन और हरमाइनी ने बिल्कुल वैसी प्रतिक्रिया की जैसी हैरी ने प्राइवेट ड्राइव के अपने बेडरूम में कल्पना की थी। हरमाइनी तत्काल सुझाव देने लगी। उसने कई संदर्भ ग्रंथों का जिक्र किया और एल्बस डंबलडोर से लेकर हॉगवर्ट्स की मेट्रन मैडम पॉम्फ्री तक कई लोगों से सलाह देने की बात कह डाली। रॉन तो भौचक्का कर गया। लेकिन लेकिन वो वहाँ नहीं था, है ना? तुम जानते हो कौन? मेरा मतलब, पिछली बार जब तुम्हारा निशान दुखा तो वो हॉगवर्ट्स में था, है ना? मुझे यकीन है कि वो प्राइवेट ड्राइव में नहीं था, हैरी ने कहा, लेकिन मैं उसी के बारे में सपना देख रहा था। वो और पीटर यानी कि वर्मटेल वो भी वहीं था। मुझे अपना पूरा सपना अब याद नहीं, पर वो किसी को मारने की योजना बना रहे थे। एक पल के लिए तो वो कहने ही वाला था कि वो मुझे मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। हरमाइनी पहले से इतनी दहशत में थी कि वो उसे और आतंकित नहीं करना चाहता था। हाँ, पर ये सिर्फ एक सपना ही तो था ना, रॉन ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। सिर्फ एक बुरा सपना। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ सपना ही था? हैरी कहते हुए खिड़की से बाहर चमकते आसमान की तरफ देखने के लिए मुड़ गया। अजीब बात है ना, मेरे निशान में दर्द होता है और 3 दिन बाद ही प्राणभक्षी हंगामा करने लगते हैं और वोल्डेमॉर्ट का निशान आसमान में नजर आता है। उसका नाम मत लो, रॉन अपने दांत किटकिटाते हुए बोला। और याद है प्रोफेसर ट्रिलॉनी ने क्या कहा था? हैरी ने रॉन की बात को नज़रअंदाज कर दिया। पिछले साल के आखिर में प्रोफेसर ट्रेलॉनी हॉगवर्ट्स में ज्योतिष की टीचर थी। हरमाइनी की दहशत गायब हो गई और वो हंसने लगी। ओह हैरी, वो धोखेबाज है, तुम उनकी कही बात पर ध्यान मत दो। नहीं, तुम वहां नहीं थी हरमाइनी, हैरी ने कहा। तुमने वो आवाज़ नहीं सुनी थी। वो, मेरा मन कहता है कि वो असली भविष्यवाणी थी। मैं तुम्हें बता दूं, वो किसी तंद्रा में चली गई थी, असली तंद्रा में। और उन्होंने कहा था कि शैतानी जादूगर का दोबारा उदय होगा। वो पहले से ज़्यादा ताकतवर और महान बनेगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसका सेवक उसी रात को उसके पास लौट कर जाएगा। और उसी रात वर्मटेल हमारी गिरफ्त से बचकर भाग निकला था ना। कुछ पल खामोशी छाई रही, जिस दौरान रॉन बेचैनी से अनजाने में ही चडले कैनन्स वाली चादर के छेद में उंगलियां डालता रहा। हैरी, तुम ये क्यों पूछ रहे थे कि हेडविग आई कि नहीं? हरमाइनी ने पूछा। क्या तुम्हें किसी की चिट्ठी का इंतजार है? मैंने अपने निशान के दुखने के बारे में सीरियस को बताया था, हैरी अपने कंधे उचकाते हुए बोला। मैं उसी के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। यह तुमने अच्छा किया, रॉन बोला, और उसके चेहरे से चिंता की लकीरें मिट गई। सीरियस को जरूर पता होगा कि क्या करना चाहिए, हैरी ने कहा। मुझे उम्मीद थी कि उसका जवाब जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन हम नहीं जानते कि सीरियस कहाँ है। हो सकता है वो अफ्रीका में हो या बहुत 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 दूर हो, हरमाइनी ने तर्क दिया। हेडविग इतनी लंबी यात्रा कुछ दिनों में थोड़ी पूरी कर लेगी। हाँ, मैं जानता हूँ, हैरी ने कहा, लेकिन उसका दिल डूबा जा रहा था जब उसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा, जहाँ हेडविग कहीं नहीं दिख रही थी। हैरी, चलो बगीचे में क्विडिच खेलते हैं, रॉन बोला। चलो 3-3 की टीम बना लेते हैं। बेल, चार्ली, फ्रेड और जॉर्ज भी हमारे साथ खेल लेंगे। तुम तुम छत में छलावा दांव की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। रॉन, हरमाइनी ने उसे झिड़क दिया, जैसे उसका सुझाव संवेदनशील नहीं था। हैरी अभी क्विडिच नहीं खेलना चाहता होगा। वो परेशान है, थक गया है। हम सबको चलकर अपने अपने बिस्तर पर थोड़ी देर सो जाना चाहिए। हाँ, क्विडिच खेलना अच्छा रहेगा, हैरी ने अचानक कहा। जरा ठहरो, मैं अपनी फायर बोल्ट लेकर आता हूँ। हरमाइनी कुछ बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। ऐसा लग रहा था वो कह रही हो, ये लड़के कभी नहीं सुधरेंगे। अगले हफ्ते मिस्टर वीजली और पर्सी घर पर ज़्यादा समय नहीं रहे। दोनों हर सुबह परिवार के बाकी लोगों के उठने से पहले ही ऑफिस चले जाते और रात को डिनर के वक्त के भी काफ़ी बाद लौटते थे। अफरा तफरी मची हुई है, पर्सी ने बताया। वो रविवार शाम की बात थी और अगले ही दिन उन सबको हॉगवर्ट्स लौटना था। पर्सी बोला, पूरे हफ्ते मुझे आग बुझानी पड़ी। लोग लगातार हाउलर भेज रहे हैं। जाहिर है अगर हाउलर को खोला ना जाए तो फट जाता है। मेरी पूरी डेस्क पर जलने के निशान पड़ गए हैं और मेरी सबसे अच्छी कलम भी जलकर राख हो गई। लोग हाउलर क्यों भेज रहे हैं?
जिनी ने पूछा, जो लिविंग रूम की अंगीठी के सामने बिछी दरी पर बैठकर 1000 जादुई जड़ी बूटियां और कुकुर मुत्ते पुस्तक को स्पेलो टेप से चिपका रही थी। पर्सी ने कहा, वर्ल्ड कप में सुरक्षा के बारे में शिकायत कर रहे हैं। वो अपनी संपत्ति को हुए नुकसान का मुआवजा कर रहे हैं। मंडंगस फ्लेचर कह रहा है कि 12 बेडरूम वाले तंबू और बाथ टब का नुकसान हुआ है उसे। लेकिन मैं उसकी हकीकत जानता हूँ। मुझे पता है कि वो छड़ियों पर लटके एक चौके के नीचे सो रहा था। मिसेस वीजली ने कोने में लगी दीवार घड़ी की तरफ देखा। हैरी को यह घड़ी बड़ी पसंद थी। समय जानने के लिए यह पूरी तरह बेकार थी, लेकिन ये बाकी जानकारी अच्छी तरह देती थी। इसमें 9 सुनहरे कांटे लगे थे और उसमें से हर एक पर वीजली परिवार के एक सदस्य का नाम लिखा था। इस घड़ी में अंक नहीं थे। इसके बजाय ये वर्णन था कि परिवार का ये सदस्य इस वक्त कहाँ है। घर, स्कूल और ऑफिस के अलावा वहां पर लापता, अस्पताल, जेल, ये सब भी लिखा था। और सामान्य घड़ी में जहां 12 का कांटा होता है वहां लिखा था जान का खतरा। 8 सुइयां इस समय घर की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि मिस्टर वीजली की सुई, जो सबसे लंबी थी, अभी भी ऑफिस की तरफ इशारा कर रही थी। मिसेस वीजली ने आ भरी। तुम जानते हो कौन की शक्तियां जाने के बाद पहली बार तुम्हारे डैडी को छुट्टियों में भी ऑफिस जाना पड़ रहा है। वो बहुत काम कर रहे हैं। अगर वो जल्दी घर नहीं लौटे तो खाना ठंडा हो जाएगा। पर्सी ने कहा, तो डैडी खुद ही की गलती की तो भरपाई कर रहे हैं। सच कहूं तो उन्होंने सार्वजनिक बयान देकर नासमझी ही किया। उन्होंने पहले अपने विभाग प्रमुख से अनुमति लेनी चाहिए थी। मिसेस वीजली ने भड़कते हुए कहा, उस घटिया स्कीटर औरत के आरोपों के लिए तुम अपने डैडी को दोष नहीं दोगे, समझे। अगर डैडी कुछ नहीं कहते तो रीटा ये लिख देती कि मंत्रालय के अधिकारी ने कुछ नहीं कहा, जो शर्मनाक बात थी। बिल ने कहा, जो रॉन के साथ शतरंज खेल रहा था। रीटा स्कीटर कभी किसी की तारीफ नहीं करती। उसने एक बार ग्रिम गॉड्स के शाप तोड़ने वालों का इंटरव्यू लिया था और मेरे बाले में लंबे बालों वाला वहशी लिखा था। देखो बेटा, तुम्हारे बाल थोड़े ज्यादा लंबे तो हैं, मिसेस वीजली ने धीरे से कहा। अगर तुम कहो तो मैं इन्हें छोटा कर दूं। नहीं मम्मी। बारिश की बौछारें लिविंग रूम की खिड़की से टकरा रही थी। हरमाइनी मंत्रों की मानक किताब भाग 4 में डूबी हुई थी, जो मिसेस वीजली उसके, हैरी और रॉन के लिए छूमंतर गली से खरीद कर लाई थी। चार्ली अपनी फायर प्रूफ टोपी सिल रहा था और हैरी अपनी फायर बोल्ट पर पॉलिश कर रहा था। हरमाइनी ने उसके 13वें जन्मदिन पर उसे जो ब्रूमस्टिक सर्विसिंग किट दी थी, वो उसके पैरों के पास खुली रखी थी। फ्रेड और जॉर्ज दूर वाले कोने में बैठे थे। उनकी कलमें बाहर निकली थी और वो फुसफुसाकर बातें कर रहे थे और उनके सिर एक जन्मपत्र पर झुके थे। मिसेस वीजली ने जुड़वा भाइयों को देखते हुए तीखी आवाज में पूछा, और तुम दोनों क्या कर रहे हो। होमवर्क, फ्रेड ने कहा। मिसेस वीजली बोली, बेवकूफ़ों की बातें मत करो, तुम्हारी छुट्टियां भी खत्म थोड़ी हुई है। हाँ, हमने इसे काफी देर तक छोड़ दिया था, जॉर्ज बोला। कहीं तुम लोग नया ऑर्डर फॉर्म तो नहीं लिख रहे, मिसेस वीजली ने चालाकी से पूछा। तुम कहीं फिर से वीजली भाइयों की जादूगरी की दुकान शुरू करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। फ्रेड ने अपने चेहरे पर दर्द भरा भाव लाते हुए मिसेस वीजली को देखा और कहा, मम्मी, अगर कल हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस गाड़ी पलट जाए और जॉर्ज और मैं मारे जाएं तो आपको ये सोचकर कैसा लगेगा कि आपने हम पर, हम जैसे हम जैसे मासूम बच्चों पर ऐसा निराधार आरोप लगाया था। सारे लोग हंस पड़े, मिसेस वीजली भी। लो, तुम्हारे डैडी आ रहे हैं, उन्होंने अचानक घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। मिस्टर वीजली वाली सुई अचानक घूमकर ऑफिस से यात्रा वाली जगह पर आ गई थी। एक पल बाद ही ये सभी सुइयों के साथ घर पर आकर रुक गई। किचन में मिस्टर वीजली की आवाज सुनाई दी। आ रही हूँ आर्थर, मिसेस वीजली ने जल्दी कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। कुछ समय बाद मिस्टर वीजली गर्म लिविंग रूम में आ गए। वो अपना डिनर एक ट्रे में रखकर ला रहे थे और बहुत थके हुए थे। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उन्होंने मिसेस वीजली को बताया जब वो आग के पास वाली कुर्सी पर बैठे और फूल गोभी के टुकड़े के साथ खेलने लगे। रीटा स्कीटर ने पूरे हफ्ते मंत्रालय की गड़बड़ियों की छानबीन की है और अब उसे पता चल गया कि बर्था लापता है। इसलिए यह खबर कल के दैनिक जादूगर में छप जाएगी। मैंने बैगमैन से कहा था कि किसी को तलाश में भेज दे। पर्सी ने जल्दी से कहा, मिस्टर क्राउच तो ये बात कई हफ्तों से कह रहे हैं। अरे क्राउच की किस्मत अच्छी है कि रीटा को वेंकी के बारे में पता नहीं चला, मिस्टर वीजली ने चिढ़ते हुए कहा। हफ्ते भर की सबसे धमाकेदार खबर होगी जब रीटा स्कीटर क्राउच की घरेलू जिनको वो छड़ी पकड़े हुए दिखाएगी जिससे मौत का निशान बना था। लेकिन हम सबकी राय तो यही थी ना कि हालांकि वो घरेलू जिन गैर जिम्मेदार थी, लेकिन उसने वो निशान नहीं बनाया, पर्सी ने कहा। हरमाइनी गुस्से से बीच में बोली, मेरी राय में तो मिस्टर क्राउच की किस्मत अच्छी कि दैनिक जादूगर में किसी को ये पता नहीं चला कि घरेलू जिन्नों से वो कितना घटिया व्यवहार करते हैं। देखो हरमाइनी, पर्सी ने कहा, मिस्टर क्राउच जैसा उच्च पद का अधिकारी अपने नौकरों से पूर्ण आज्ञा पालन की आशा करता है। नौकर नहीं, गुलाम, हरमाइनी ने ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि वो विंकी को तनख्वाह तो देते ही नहीं थे। मिसेस वीजली ने इस बहस को खत्म करते हुए कहा,
मुझे लगता है तुम लोगों को ऊपर जाके अपना सारा सामान पैक कर लेना चाहिए। चलो, सब लोग ऊपर जाओ। हैरी ने अपनी ब्रूमस्टिक सर्विसिंग किट को पैक किया, फायरबोल्ट कंधे पर रखी और रॉन के साथ ऊपर की मंजिल पर जाने लगा। घर के ऊपरी हिस्सों पर बारिश की बौछारों की आवाज़ ज़्यादा तेज आ रही थी। हवा की तेज सीटियां भी सुनाई दे रही थी। इसके अलावा अटारी में रहने वाले पिशाच की दर्द भरी चीखें भी कभी कभार सुनाई दे जाती थी। जब वो कमरे में घुसे तो पिग विजन ची ची करके अपने पिंजरे में उड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि आधे पैक संदूकों को देखकर वो बुरी तरह रोमांचित हो गया था। उसके मुंह में जल्दी से उल्लू की मिठाई भर दो। रॉन ने हैरी की तरफ मिठाई का एक पैकेट उछालते हुए कहा। इससे वो चुप हो जाएगा। हैरी ने पिगविजन के पिंजरे के छड़ों के बीच से मिठाई के कुछ टुकड़े अंदर डाल दिए और फिर अपने संदूक की तरफ मुड़ा। हेडविग का पिंजरा पास में ही रखा था, पर वो अब भी खाली था। रॉन ने हेडविग के खाली पिंजरे को देखते हुए कहा, एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया। रॉन, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि सीरियस पकड़ा गया होगा? नहीं, रॉन बोला। अगर वो पकड़ा गया होता तो ये खबर दैनिक जादूगर में ज़रूर छपती। मंत्रालय दिखाने के लिए उतावला रहता कि उन्होंने किसी को तो पकड़ लिया है ना। ये बात तो है। देखो, मम्मी तुम्हारे लिए छूमंतर गली से ये सामान लाई है। उन्होंने तुम्हारी तिजोरी से तुम्हारे लिए सोने के सिक्के भी निकाले थे और तुम्हारे सारे मोजे भी उन्होंने धो दिए। उसने हैरी के पलंग पर कई पार्सल रख दिए और उसके बगल में सिक्कों की थैली और मोजों का ढेर भी पटक दिया। हैरी ने सारा सामान खोलना शुरू किया। मिरांडा गोशॉक के मंत्रों की मानक किताब भाग 4, उसके अलावा नई कलमें, चर्मपत्रों के एक दर्जन रोल और काढ़े बनाने के नए सामान। उसका लॉयन फिश का मेरुदंड और बेलाडोना का सार भी खत्म हो रहा था। वह अभी कढ़ाई में अपने अंडरवियर रख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से रॉन की दुख भरी आवाज़ सुनाई दी। ये क्या है? उसके हाथ में एक लंबी मैरून रंग की ड्रेस थी। इसके कॉलर और कफ की जगह पर घिसी पिटी डोरियों की झालर थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और मिसेस वीजली हॉगवर्ट्स के प्रेस किए हुए दुशाले लेकर अंदर आई। ये लो, उन्होंने दोनों के कपड़ों को अलग अलग करते हुए कहा। ध्यान रहे, कपड़ों को अच्छी तरह रखना ताकि उन पर सल ना पड़े। मम्मी, आपने शायद मुझे जिनी की कोई ड्रेस दे दी है, रॉन ने उन्हें ड्रेस दिखाते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी है। इस साल तुम्हें समारोह वाली फॉर्मल ड्रेस चाहिए होगी। क्या? रॉन ने दहशत में आते हुए पूछा। फॉर्मल ड्रेस, मिसेस वीजली ने दोहराया। तुम्हारे स्कूल की सूची में साफ लिखा है कि इस साल समारोह वाली फॉर्मल ड्रेस लानी है जो औपचारिक अवसरों पर पहनी जा सके। आप मजाक कर रही हैं? रॉन ने अविश्वास से कहा। मैं इसे किसी हालत में नहीं पहनूंगा। इसे सभी लोग पहनते हैं रॉन, मिसेस वीजली ने चिढ़कर कहा। ड्रेस वाले दुशाले ऐसे ही होते हैं। तुम्हारी डैडी भी पार्टियों में इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, समझे? रॉन ने अड़ते हुए कहा। इस इसे इसे पहनने के बजाय मैं बगैर कपड़ों के रहना ज्यादा पसंद करूंगा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मिसेस वीजले ने कहा। तुम्हारे स्कूल की सूची में लिखा है कि तुम्हें ड्रेस वाले दुशाले ले जाना है। मैं हैरी के लिए भी लाई हूँ, दिखाओ तो सही हैरी। मन ही मन थोड़ा घबराते हुए हैरी ने अपने पलंग पर पड़ा आखिरी पार्सल खोला। बहरहाल ये उतना बुरा नहीं था जितनी उसे उम्मीद थी। उसके ड्रेस वाले दुशालों में डोरियां या झालर नहीं थी। दरअसल ये दुशाला उसके स्कूल के दुशाले जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह हरे रंग का था। मैंने सोचा था इससे तुम्हारी आंखों का रंग उभर कर दिखेगा, मिसेस वीजले ने प्यार से कहा। हैरी का दुशाला तो ठीक है, रॉन ने गुस्से से हैरी की ड्रेस की तरफ देखा। आप मेरे लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं लाई? क्योंकि देखो, मैंने तुम्हारा दुशाला सेकंड हैंड खरीदा था और वहाँ ज्यादा चुनाव की गुंजाइश नहीं थी बेटा। ये कहते समय मिसेस वीजली का चेहरा लाल हो गया। हैरी दूसरी तरफ देखने लगा। अगर उसका बस चलता तो वो ग्रिंगोट्स बैंक की तिजोरी में रखा अपना सारा पैसा वीजली परिवार के साथ बांटने को तैयार था। लेकिन वो जानता था कि ये लोग उसके पैसों को छुएंगे तक नहीं। मैं ये कभी नहीं पहनूंगा, रॉन ने जिद करते हुए कहा। कभी भी नहीं। ठीक है, मिसेस वीजली बोली। तो नंगे घूमना, और हैरी, उस हालत में रॉन की एक तस्वीर जरूर लेना। मैं उसे देखकर खूब हंसूंगी। वो कमरे से बाहर जाते समय दरवाजा धड़ाम से बंद कर गई। तभी हैरी और रॉन को अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पिग विजयन ने अपने मुंह में मिठाई का बड़ा टुकड़ा भर लिया था जो उसके गले में अटक गया था। पिग विजयन के गले से मिठाई का टुकड़ा निकालने के लिए आगे बढ़ते रॉन ने कहा, मुझे मिलने वाली हर चीज घटिया ही क्यों होती है?